फाइनली आज 2025 का बजट आ चुका है। निर्मला ताई ने बजट प्रेजेंट किया और पूरी इज्जत से, हमको चाहिए फुल इज्जत, ये बोल के संसद भवन से निर्मला ताई निकल गई। अब अपना काम क्या है वो समझते हैं। अभी निर्मला ताई की इमेज व्हाइट वॉश हो गई, जो मीम बन रहे थे ना, आज लोग जो गालियां दे रहे थे वही तालियां बजा रहे हैं। पर अपना काम क्या है, अपने को जो जो बातें निर्मला ताई ने बोली है अपने को उसको समझना है, उसमें से डेटा को निकालना है, अपने काम का क्या है वो समझना है। और अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए प्रॉफिट। अपने को 12 लाख के जो एग्जेम्पशन है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अपन ने साल का 10 लाख भी बना लिए, महीने का मतलब 80-90 हजार भी बना लिए मार्केट से, तो बढ़िया है। तो बेसिकली मुद्दा यह है कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमारी इस बजट में रहने वाली है, जो कि हमारे आने वाले इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक फ्रेमवर्क देने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। अब बेसिकली काफी सारे अनाउंसमेंट हुए ओवरऑल बजट में, पर मैं यहाँ से आपको 4 ही चीजें बताऊंगा जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये किस तरीके से किन सेक्टर्स को इंपैक्ट करेगी ना, वो भी समझते हैं। ठीक है, तो सीधा हम आते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। तो सबसे पहली बात, निर्मला ताई ने 12 लाख तक की इनकम पर एग्जेम्पशन दे दिया है, मतलब नील टैक्स, जीरो टैक्स होगा। तो ये जो न्यूज निकल के आई ना, ये जो बात निकल के आई है, ये स्टॉक मार्केट पर किस तरीके से इंपैक्ट करेगी वो समझेंगे। ठीक है, अभी हम समझते हैं 12 लाख रुपए कोई पहले आदमी कमाता था तो वहां पर उसको पूरा एग्जेम्पशन नहीं मिलता था, उसको कुछ ना कुछ जो है टैक्स भरना पड़ता था। अब जब भी अपन टैक्स भरते हैं ना, अपन डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि भाई जेब से सरकार को तो पैसे दे दिए, अब क्या मैं रेस्टोरेंट में जाऊं, मैं थोड़ी कंजूसी करना चालू कर देता हूं, अब मेरे को पैसे सेव भी तो करना है। पर अभी क्या लगेगा, लोगों को लगेगा भाई 12 लाख तक तो टैक्स भरना ही नहीं पड़ा है, मैं हर साल हर महीने 1-1 लाख रुपया कमाता था, 12 लाख रुपए साल का कमाता था, पहले टैक्स भरता था, अभी इस साल मेरे को टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है, तो मैं करूंगा एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस अपना बढ़ा दूंगा, पैसा मैं खर्च करूंगा। अब मैं पैसा खर्च करूंगा तो ये पैसा इकोनॉमी में फ्लो होगा। अब पैसा जब अपने हाथ में आता है तो अपन क्या करते हैं, अपन दारू पीते हैं, अपन सिगरेट पीते हैं, अपन अपना कंजप्शन जो है वो बढ़ाते हैं। तो बेसिकली पहला जो सेक्टर है जिसको काफी ज्यादा इस बजट से फायदा होगा वो है भाई कंज्यूमर सेक्टर। अब कंज्यूमर सेक्टर में क्या आता है, पहला तो भाई FMCG, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज है हमारी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, एफएमसीजी में आईटीसी भी आता है, जहां पर सिगरेट वगैरह बाकी सब एफएमसीजी की प्रोडक्ट है ना, वो सारी चीजें वहां पर आती है। साथ में यहाँ पर जैसे रैडिको खैतान जैसा स्टॉक आज हमको भागता हुआ दिखा लगभग 9% तक। अब रैडिको खैतान करता क्या है भाई, दारू बनाता है, तो दारू भी लोग पीएंगे। ठीक है, ये मतलब अजम्पशंस है मार्केट के, मार्केट इस तरीके से अज्यूम करता है। तो मान के चलो जो टैक्स में रिबेट देखने को मिला है ना, इससे ओवरऑल हमको कंज्यूमर सेक्टर ग्रो होता हुआ दिखेगा, जिसके कारण ये सारे स्टॉक्स है। वरुण बेवरेज लिमिटेड हमको आज लगभग 4.25% तक भागता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल कंज्यूमर इकोनॉमी इंडिया की ग्रो करने वाली है और डेफिनेटली कंज्यूमर इकोनॉमी को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो हमको अगले आने वाले 1 साल के लिए कंज्यूमर सेक्टर को ट्रैक करना है। अब मैं कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कोई टिप नहीं दे रहा हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको एक सेक्टर का आउटलुक बता रहा हूं कि ये सेक्टर आगे अच्छा कर सकता है। दूसरा बड़ा धमाका, अब धमाका कहां होता है भाई, न्यूक्लियर धमाका हो चुका है। निर्मला ताई ने बोला है कि भाई न्यूक्लियर सेक्टर में ये बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। न्यूक्लियर सेक्टर के लिए बजट कितना अलोकेट किया गया है हम वो समझेंगे सबसे पहले। तो ओवरऑल न्यूक्लियर सेक्टर के लिए बजट अलोकेट किया गया है 20,000 करोड़ का। ठीक है, 20,000 करोड़ का मतलब भरपूर बजट यहां पर अलोकेट किया गया है। अब 20,000 करोड़ का बजट तो अलोकेट किया, पर यहां पर एक और नया इन्होंने अनाउंसमेंट करा है, इन्होंने अपना एक मिशन बनाया है। अब देखो न्यूक्लियर सेक्टर से क्या होगा, इनका एक मिशन है कि 2047 तक, जब तक ये पूरा विकसित भारत का अपना मिशन रख रहे हैं, तब तक इन्होंने टारगेट रखा है कि न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू ये 100 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अब कुछ एनर्जी विंड एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं, सोलर इंडस्ट्री हमारे देश में बढ़ रही है, जिसके लिए बैटरी के ऊपर भी हम आएंगे, बैटरी के ऊपर भी बहुत बड़ा काम किया है, लिथियम आयन बैटरी के ऊपर। पर आप यहाँ पर न्यूक्लियर सेक्टर का आउटलुक समझो, 100 गीगावाट तक ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं। इससे डेफिनेटली न्यूक्लियर सेक्टर में काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आज एक स्टॉक है मार्केट में जो काफी ज्यादा भागता हुआ दिखा, तो वालचंद नगर, वो 8% तक भागा था। देखो ऐसे कोई बड़े हमारे स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक्स नहीं है जो स्पेसिफिकली न्यूक्लियर सेक्टर पे काम करते हैं, पर एक स्टॉक है वालचंद नगर जो कि स्पेसिफिकली न्यूक्लियर पे काम करता है, उनका स्टॉक हमको 8.2% तक भागता हुआ दिखा है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये स्टॉक जाके खरीद लेना है, आप अपना एनालिसिस करोगे, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ये आगे भागेगा ही। ठीक है, मैं कोई भी यहां पर आपको सजेशन नहीं दे रहा हूं, ना कोई टिप दे रहा हूं, मैं बस आपको ये इंडस्ट्री का आउटलुक समझा रहा हूं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा हमको फोकस देखने को मिला है। अब न्यूक्लियर एनर्जी पे अपन आ गए तो अपन ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर में क्या हुआ, यहां पर एक बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है। देखो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में क्या होगा, विंड टर्बाइन घूमेंगे,
तो जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना वो ट्रांसमिट तो होगी पर सबसे पहले वो बैटरी में स्टोर होगी, ठीक है। वैसे ही सोलर प्लेट जो बैटरी लेती है, मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो स्टोर होती है बैटरी में, और बैटरी के आने के बाद में हम उसको यूज करते हैं। तो एक्चुअल बैटरी के ऊपर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि बढ़ते ईवी सेक्टर में बैटरी का रिलेवेंस काफी ज्यादा हमको देखने को मिलता है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्या है, लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर एग्जेम्पशन दे दिया है। मतलब पहले स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स हमको भरना पड़ता था। जैसे मान के चलते हैं कोई एक लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर है, वो 100 रुपए का माल एग्जांपल लेते हैं अपन, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर उसको मान के चलते एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ रहा है 5% का। तो यहां पर इस 5% का टैक्स जो है गवर्नमेंट को देते हैं ना, उसमें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर होती है। अब हमें पता है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी किसी मतलब बिजनेस की गई तो वहां पर उसको स्केल में दिक्कत आ सकती है, मतलब एक कैश फ्लो उनके पास में जनरेट नहीं होगा, एक मतलब चंक का अमाउंट वो उनको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो यहां पर थोड़ा दिक्कत आ सकता है। पर गवर्नमेंट ने इस बार बोला है कि भाई लिथियम आयन बैटरी के ऊपर अपन एग्जेम्पशन देंगे, और कैंसर की मेडिसिन वगैरह इनके ऊपर भी एग्जेम्पशन रहेगा, और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर एक्साइज ड्यूटी अभी कंपनीज को नहीं भरना पड़ेगा। तो यहां पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो दो स्टॉक हमको याद है, अमर राजा बैटरीज और एक्साइड इंडस्ट्रीज, दोनों ही स्टॉक हमको भागते हुए दिखे हैं। और जिस तरीके का यहाँ पर आगे का आउटलुक है ना, मतलब रिन्यूएबल सेक्टर जिस तरीके से ग्रो करने वाला है, बैटरीज का रिलेवेंस ना काफी ज्यादा हमको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हमको बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर और ओवरऑल ईवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ना आराम से फोकस करना चाहिए। देखो इंडिया में एक और बड़ा और इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कि है इंश्योरेंस सेक्टर। अब हमारे देश के इंश्योरेंस सेक्टर को अपन यूएस से कंपेयर करते हैं तो अभी अपन उनसे काफी ज्यादा पीछे है, और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में काफी कम है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि भाई सबके पास में इंश्योरेंस रहे, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, इसको बूस्ट मिले, उसके लिए यहां पर गवर्नमेंट ने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसके ऊपर अपन बात करेंगे। अभी हम पहले की बात करते हैं। सबसे पहले हमको एक टर्म समझना पड़ेगा, वो होता है एफडीआई, ठीक है। अब एफडीआई क्या होता है? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जो फॉरेन से, मतलब दूसरे देशों से हमारे इस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। अब पहले क्या था कि एफडीआई की जो लिमिट रखी गई थी वो 75% की थी, मतलब 75% से ज्यादा स्टेक जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब कोई एक कंपनी है ना, उसका ये पूरा इक्विटी हो गया, तो उसमें 75% से ज्यादा वहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आ सकते, ठीक है। जिसके बाद में इसको 100% कर दिया गया है, मतलब भाई 100% तक यहां पर एफडीआई इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब इससे क्या होगा, हमारे देश के जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना, उसमें बाहर से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, मतलब इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो बढ़ेगा। अब किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो बढ़ता है तो वो जो सेक्टर है वो डेवलप होता है। अब इनके पास में इंश्योरेंस सेक्टर में काफी ज्यादा इन्फ्लो आएगा, क्या है, जिससे वो पूरे सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इसी के कारण यहां पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एफडीआई लिमिट जो है 100% कर दी गई है। इसलिए आज हमको इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स काफी ज्यादा भागते हुए दिखे हैं। अब वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस देख लो, एचडीएफसी इंश्योरेंस देख लो, और लगभग सारे स्टॉक्स हमको भागते हुए दिखे हैं। और आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो हमको इन स्टॉक्स के ऊपर भी नजर बनाए रखना है और बाकी स्टॉक्स को एनालाइज करना है। तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर ही दूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वेल्दीफाइड को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मार्केट की सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर एनालिसिस वगैरह सभी चीज मिल जाती है। और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगी ना तो आपको वीडियो को बस लाइक कर लो। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक देना है तो आप कमेंट कर सकते हो।